मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जिस समय आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उस टाइम का आपको विश। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वीडियो यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है स्माइल केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम क्लास 12th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिस्कस करेंगे। लेक्चर शुरू करें उसको पहले हम हमारे लैंग्वेज में समझ लें कि हमारे पास 3 फैमिली है, ए, बी और सी। हमने कहा कि तीनों फैमिली में मेंबर्स चार है, चार मेंबर्स है। मगर हमने ये कहा कि ये जो फैमिली बी है इसमें एक पर्सन जॉब करता है, तो हम समझने के लिए कहे कि ये जो बी फैमिली है जिसमें मेंबर्स कितने हैं 4, मगर जॉब कितने पर्सन करते हैं 1%, तो हम ये बोल सकते हैं कि बी फैमिली का जो पूरा खर्चा होगा, ठीक है, वो कितने % पर डिपेंड करेगा। जितने मेंबर्स है वो तो 4 है, मगर कमाने वाले कितने हैं 1। तो ऐसी कंडीशंस में हम बोल सकते हैं कि जो फैमिली बी है उसमें कमाने वाला व्यक्ति कितना है 1, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 1। उसी तरीके से सी फैमिली की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 4, मगर मैं ये कहूँ कि इसमें जॉब करने वाले व्यक्ति 2 है, तो इस घर का खर्चा कितने व्यक्ति पर डिपेंड करेगा, तो 2 व्यक्ति पर डिपेंड करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि फैमिली सी जो है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा 2। मगर फैमिली ए ऐसी है कि जिसमें 4 मेंबर्स है मगर बच्चे और बुजुर्ग है, ठीक है, जिसमें घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। खर्चा तो होगा मगर कमाने वाला कोई नहीं है। तो ये जो फैमिली ए है इसका खर्चा या तो सोसाइटी पर डिपेंड करेगा या जो उसका अनदर फैमिली मेंबर्स है उन पर डिपेंड करेगा। खुद के घर में तो कोई कमाने वाला नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि फैमिली ए जो है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा 0। अब हम जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की डेफिनेशंस करें तो डेफिनेशन क्या है कि अ रिएक्शन इन विच अ रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसी रिएक्शन जिसकी रेट कॉन्सेंट्रेशंस के लिए इंडिपेंडेंट हो, मतलब कॉन्सेंट्रेशंस पर डिपेंड ना हो, तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। यदि हम नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम और हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम ले तो क्या अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता। इज डिपेंड ऑन अनदर फैक्टर जस्ट लाइक अ कैटालिस्ट, कैटालिक प्रमोटर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल। ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ना कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कॉन्सेंट्रेशंस के लिए इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए ये एक जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या हो गया एग्जाम्पल हो गया। अब हम जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का मैथमेटिकल डेरिवेशंस करते हैं, काइनेटिक्स पर डिस्कस करते हैं। हम जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव करें तो हमने कहा कि पहले जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का मतलब समझ ले कि ऐसी रिएक्शन जिनका ऑर्डर 0 हो, मतलब जहां पर n की वैल्यू 0 हो, ठीक है। तो हमने कहा कि कोई एक रिएक्टेंट A है जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो हमने कहा कि जब इनिशियली टाइम 0 है तो रिएक्टेंट A का कॉन्सेंट्रेशन T टाइम 0 है, तब उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना कंसीडर किया 0, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना कंसीडर किया 0। जब टाइम T है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि रिएक्शन स्टार्ट होगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, कम होगा, ठीक है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना ले लिया Ct,
और P का कॉन्सेंट्रेशन हमने कितना ले लिया, Pt। अब हम इनके डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल रेट लो की बात करें, डिफरेंशियल रेट लो की बात करें, ठीक है, जो लॉ ऑफ मास सेक्शन पर डिपेंड है। तो यदि इसका रेट लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे कि रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम तो कैसे लिखेंगे, माइनस dc अपॉन dt, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। और यहाँ पर माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन के डिक्रीज होने को शो करते हैं। यदि रिएक्टेंट की टर्म में लिखना है तो क्या आ जाएगा, डेल ए अपॉन डेल टी, ठीक है, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मगर यदि इसी को अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना हो, ठीक है, इसी रेट लो को अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि रेट इज इक्वल्स टू आर के इंटू ए टू द पावर 0, क्योंकि कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ए की पावर कितनी हो जाएगी, 0। अब ए की पावर 0 मतलब अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो हम यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन करें तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के। तो यदि हम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में आर मतलब रेट सेम है, तो इन दोनों को कंबाइन करें तो नया फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगा कि माइनस डेल सी अपॉन डेल टी, क्योंकि ये रेट तो सेम है तो क्या सेम हो जाएगा, माइनस डेल सी अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू के। और यही हमारा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफरेंशिएशन फॉर्म है, ठीक है। मगर जो डिफरेंशिएशन फॉर्म है इससे हमको जो वैल्यू ऑब्टेन होगी वो बहुत स्मॉल होगी, ठीक है, जिससे हमको रेट के बारे में कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं करेंगे या नहीं होगी। तो इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमको इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के लिए ये जो डेल टी डिवाइड में है उसको हमने वहां शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, डेल सी इज इक्वल्स टू के इंटू डेल टी इंटीग्रेटेड ऑन बोथ साइड, माइनस डेल सी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डेल टी। माइनस बाहर निकाल लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल सी इज इक्वल्स टू, ये भी कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल टी। मगर ये इंटीग्रेटेड टर्म भी अभी कंप्लीट नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने लिमिट नहीं लगाई। तो लिमिट कैसे लगाएंगे कि जब टाइम 0 था तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 0। तो जब टाइम 0 था तो यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, C0। और जब टाइम t हुआ तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, Ct। तो हमने यहाँ पर t लगाया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, Ct। क्लियर। अब ये इंटीग्रल टर्म है और ये डिफरेंशिएशन टर्म है, ठीक है। तो इंटीग्रल टर्म मतलब पॉजिटिव और डिफरेंशिएशन टर्म मतलब नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या, c, ये माइनस साइन, अपर लिमिट क्या बनेगी Ct और लोअर लिमिट क्या बनेगी C0, यहाँ k और यहाँ क्या बच जाएगा t और अपर लिमिट t और लोअर लिमिट क्या बच जाएगी 0। अब यदि इसकी वैल्यू डिटरमाइन करें तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो Ct माइनस C0 k इज इक्वल्स टू t माइनस 0, माइनस साइन इंटर हो तो माइनस Ct प्लस C0 इज इक्वल्स टू Kt। और यही हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, यही हमारा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इंटीग्रल फॉर्म है, जहां पर Ct कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम, Ct कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम t, C0 it is called initial concentration, K is equals to rate constant और T is equals to K। ये हमारा डिफरेंशिएशन फॉर्म हो गया
और ये हमारा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या हो गया, इंटीग्रल फॉर्म। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट लॉ से देखा कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ से जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का फॉर्म क्या निकला। अभी हम लोगों ने देखा कि Ct इज इक्वल्स टू माइनस KT प्लस C0। क्लियर? ये जो इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन किसको फॉलो करती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, यदि ये जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है क्योंकि इसको यदि स्ट्रेट लॉ से कंपेयर करें। ओके, अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखा। इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या था, Ct इज इक्वल्स टू माइनस KT प्लस C0। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉलो करता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, जहां पर y एक्सिस है, x एक्सिस है, m स्लोप है और c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब यदि हम इनसे कंपेयर करें तो y एक्सिस पर कौन आ जाएगा, आपका Ct। ठीक है, x एक्सिस पर कौन आ जाएगा, आपका t। और यहाँ पर जो t है, t फॉर टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशंस में कैसे चेंज होता है, इसके वेरिएशंस को ही हमको क्या करना है, चेक करना है। जहां पर m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के। ठीक है, जहां पर m किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को, और स्लोप की वैल्यू कैसे आ रही है, माइनस में, मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव लाइन जो है वो क्या करेगा, डाउनवर्ड लाइन को शो करेगा, ऊपर से नीचे लाइन आएगी। और c की वैल्यू जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, C0 को। मतलब यदि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड करें तो यहाँ पर x एक्सिस पर कौन है, t, तो यहाँ x एक्सिस पर किसको लिया, t। y एक्सिस पर कौन है, आपका Ct। ठीक है, अब हम यदि टाइम को जीरो रखें, यदि इस इक्वेशन पे हम टाइम को क्या रखें, जीरो, तो किसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी। यदि हम टाइम जीरो रखते हैं तो टाइम जीरो होगा जब C0 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, Ct के। तो हमने कहा कि वो कांस्टेंट पॉइंट C0 ये रहा। ठीक है, अब यदि हमने कहा कि इस पॉइंट पर, यहाँ पर जब हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो स्लोप कैसा रहे, नेगेटिव, तो ऐसी लाइन मिलेगी। ठीक, ये जो लाइन है इसका स्लोप ये किसके इक्वल होगा, तो इसका स्लोप माइनस के इक्वल होगा। ठीक है, यदि हमको ये पॉइंट डिटरमाइन करना हो तो पॉइंट कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये पॉइंट डिटरमाइन करना था तो t को जीरो रखा, और यदि अपने को ये पॉइंट फाइंड आउट करना है तो C2 को कितना इक्वल रखना पड़ेगा, जीरो। अब यदि आपने Ct को जीरो रखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो माइनस KT प्लस C0। ठीक है, KT इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, C0। अपने को क्या चाहिए, t चाहिए, तो t इज इक्वल्स टू C0 अपॉन K। मतलब ये हमारा जो पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, C0 अपॉन K। क्लियर? अब हमको इस पॉइंट पर इसके कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करना हो और इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करना हो, तो ये आपका y एक्सिस है, तो इसके लिए x एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट कौन है, C0। और यदि इस पॉइंट पर हमको डिटरमाइन करना है तो कौन है ये x एक्सिस, तो y जीरो हो जाएगा, तो C0 अपॉन K इज इक्वल्स टू जीरो। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड के थ्रू जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को इजीली क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।